नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय चौहान, आपका दोस्त और होस्ट। एग्ज़ाम फियर। जैसे ही स्टूडेंट की लाइफ में एग्ज़ाम वर्ड आता है तो उसके माइंड में सबसे पहले आता है एग्ज़ाम फियर। चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो या फिर कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ये पॉडकास्ट उन बच्चों को हेल्प करेगा जिनके एग्ज़ाम नियर बाय हैं। साथ ही साथ ये पॉडकास्ट उन पेरेंट को भी गाइड करेगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम में अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। और ये गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ लास्ट 14-15 ईयर से है, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया। जब बच्चा डीमोटिवेट या लो फील करता था तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े होकर उनको मोटिवेट किया। स्टेपिंग स्टोन एकेडमी और अद्वेशा मैथ्स के फाउंडर मिस्टर राकेश यादव सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच विजय, मुझे अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और तुमने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, तो एग्ज़ाम जब पास आते हैं तो स्टूडेंट ना इस सिचुएशन से गुजरता ही गुजरता है। पहले एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल के, पीटी होते हैं, और फिर उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम प्री बोर्ड होते हैं। तो वो सिचुएशन कई बार स्टूडेंट्स के लिए एडजस्टेबल हो जाती है, वो उसमें कभी पर मैनेज कर लेते हैं। बट जो तुम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हो, जो तुम्हारा एग्ज़ाम फियर का मेन है, वो था फाइनल एग्ज़ाम। जैसे कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, जेईई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, नीट के एग्ज़ाम्स, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आएँगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट के अंदर फियर होता है ना, उस पे डिस्कशन बहुत कम होता है। और तुमने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। सर, जैसा कि डेट शीट आ चुकी है, 17 फ़ैब को ही पहला मैथ्स का एग्ज़ाम है। बिल्कुल सही बात है, बट इस साल तो सीबीएसई ने कमाल ही कर दिया है, पहला पेपर मैथ्स का। वेरी गुड। तो जैसे लास्ट के 15-20 डेज़ रह गए हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। वैसे तो ये ना, जो लास्ट के डेज़ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इम्पोर्टेंस के मायने अलग होते हैं स्टूडेंट वाइज। अगर हम बात करते हैं तो मैं अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो वो शायद गलत हो सकता है, कि क्योंकि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक ही तरीके के स्टूडेंट नहीं हैं। मतलब मैं ये देखता हूँ कि इस आज की सिचुएशन में दो तरह के स्टूडेंट हो रहे हैं। एक स्टूडेंट वो जो अब आकर पढ़ना स्टार्ट कर रहा है जब एग्ज़ाम बहुत बहुत पास आ गए, और एक स्टूडेंट वो है जिसने पूरे साल मेहनत की है। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट 15 डे की स्ट्रेटजी की बात करूँगा तो उसके अंदर स्ट्रेटजी दो तरीके से होनी चाहिए। एक उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट 1 जिसने डे 1 से पढ़ाई की है, एक कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ कि भाई पढ़ रहा हूँ मैं। और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल में पढ़ना स्टार्ट किया, भाई चलो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए हैं अब पढ़ते हैं। तो मैं पहले स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट से, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है। तो उनके लिए तो मेरा ये सजेशन है कि वो अब कुछ भी नया ना पढ़ें। हाँ, जब उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया, एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, जो उनके पास बुक्स हैं उसे सॉल्व कर लिया, असाइनमेंट से सॉल्व कर लिया, अब वो नए टॉपिक्स की तरफ ना भागे कि कोई आके कहता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये कर लो एंड ऑल। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, ये गलती बिल्कुल ना करें। एंड जो भी उन्होंने पूरे साल में नोटबुक बनाई है, जिस पे उन्होंने नोट्स बनाए हैं, अब वो उससे क्या करें, शॉर्ट नोट्स बना लें, छोटे नोट्स बना लें। जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता ईगल आई व्यू। एक पेज पर पूरा सुंदर सा हमने पूरे चैप्टर की थ्योरी को लिख दिया। मार्केट्स में भी अवेलेबल होते हैं, बट बेटर ये है कि आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, जल्दी याद भी होगा आपको, रिवाइज भी होगा। एंड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसको क्वेश्चंस की, मैं मैथ्स की अगर बात करूँगा तो मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली में रखें आप ये मत सोचिए कि मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया और ये हो गया मेरा, और जब हम उसे देखते हैं यार ये तो आता है चलो ठीक है। नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप 2 बार प्रैक्टिस करो, इससे कुछ नहीं करना। हाँ, इससे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, मैंने इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा है कि मैंने जो देखा है ना, स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेकर। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जब लास्ट के 1 महीने हो रह जाए ना, 1 मंथ रह गया, तो अगर 14 चैप्टर हैं किसी सब्जेक्ट में, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक फाइनल रिवीजन शीट बनाता हूँ, FRS
फाइनल रिवीजन शीट, और स्टूडेंट को एवरीडे पकड़ा देता हूँ, बेटा ये ले चैप्टर 1 की फाइनल रिवीजन शीट, इसके अंदर सारे टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो गए और सीबीएसई के जो भी पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, तो एक 30 एक क्वेश्चन का बन जाता है असाइनमेंट, वो पकड़ा दिया, वो आराम से रिवाइज होता है। जब वो कर रहा होता है ना, तो उसके वो पुराने जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आराम से क्लियर भी होते रहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। देन उसके बाद उस बच्चे को क्या करना होता है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है काम डाउन होकर, ठीक है, बहुत पैनिक नहीं लेना। आजकल तो केंद्रीय विद्यालय के जो पेपर होते हैं, केवी के पेपर भी होते हैं, वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उनसे कर सकते। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स में, जिन्होंने लास्ट के 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कुछ पहले सोचते हैं कि अब पढ़ना स्टार्ट करें, एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम पास आ गए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही सजेशन है, पहले तो वो काम डाउन हो जाए कि भाई आपने जो गलती कर दी वो वक्त तो वापस आएगा नहीं, तो वो सिंपल सा कंसेप्ट है। बट अगर आपने आज भी जागने की कोशिश की है, तो इससे बड़ा तो आपको कोई अप्रिशिएशन दे ही नहीं सकता मैं कि आज भी आप जागने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि काम डाउन रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप एक प्रॉपर ओके, मैं उन स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप काम डाउन रहें, ठीक है, एंड आप कर सकते हो इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अपने दिल में बैठा लीजिए या अपना माइंडसेट बनाइए कि नहीं मैं अभी भी अच्छा कर लूँगा, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब हो गई तो हो गई, अब मैं विद इन अ मंथ अपने सिलेबस को कवर कर लूँगा, रिवीजन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मुझे करनी है तो करनी है। थोड़ी सी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको सही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कंटेंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे आप बात कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यू के जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपको पता चलता जाएगा। सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए, अपना टाइम मैनेजमेंट बढ़ाइए, ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। ये टाइप 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अब ये तो बच्चे अपने आप जो मेरी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो ज़्यादा बता पाएंगे कि वो किस टाइप के स्टूडेंट है, टाइप 1 में है या टाइप 2 में है, बट दोनों के लिए मैं यही कहूँगा, स्ट्रेटजी अलग है, अपने अकॉर्डिंगली आप इस स्ट्रेटजी को समझिए और फॉलो कीजिए, ठीक है, एंड फिर भी किसी स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं नियर बाय और एग्ज़ाम फियर है स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करता है? अच्छा क्वेश्चन है विजय आपका ये। एक्चुअली एग्ज़ाम फियर मंथ बोल लो या एग्ज़ाम फियर बोल लो या एग्ज़ाम का मंथ जो होता है, इसमें ना मोस्टली स्टूडेंट बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो मार्क्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। कॉमन मिस्टेक्स में आप ये मान के चलिए फुल मतलब मैं अगर बात करता हूँ तो कुछ स्टूडेंट फुल रिवीजन फुल चीज़ें करते हैं, ठीक है, आपने प्री बोर्ड में 2-3 बार पढ़ लिया, ठीक है, आपका 1 मंथ बचा तो आप फुल रिवीजन की तरफ मत बढ़िए, ठीक है, ये पहली मिस्टेक हुई कि आप दोबारा से फुल रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, उसकी जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो होता है रिवीजन स्टाइल, स्टूडेंट का जो रिवीजन स्टाइल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो होता है क्या, हमने किसी चीज़ को पढ़ा, हमें याद हो गया, हमने कहा ठीक है भाई याद हो गया, और जब एग्ज़ाम में आता तो हम कई बार उसको कर नहीं पाते ठीक से। तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आपने याद किया है, उस क्वेश्चन को आप जब आपसे हो जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करो, एक नोटबुक लो, उस नोटबुक में जब भी आपको समय मिलता है आप उस क्वेश्चन को नोट कर दो या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या अपने आप से डिस्कस, यार ये वो वाला क्वेश्चन था। जब तक आप रिवीजन करने के समय से हटकर दूसरे समय पर उसी चीज़ को नहीं सोचोगे तो वो रिकॉल नहीं होगी, फिर वो पक्का नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम्स बार बार क्यों लिए जाते हैं, स्कूल में क्लास टेस्ट लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जाते हैं? जब उन्होंने पढ़ा दिया तो वो यही सोचते हैं ना कि आप उसको रिकॉल करो, ठीक है, रिवाइज करो। तो रिवीजन में स्टूडेंट से यही कि आपको जब याद हो जाए उसके बाद आप 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप क्या करो, उसे रिकॉल करो, ये बहुत ज़रूरी होता है।
तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो है टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट को इस एक मंथ में, 1 मंथ जो होता है, इसमें ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अपना अच्छे से नहीं किया है तो वो दिन ना ख़राब हो जाएगा आपका। और ये ना मैं बता रहा हूँ 90% स्टूडेंट के साथ है। जितने भी बच्चे मेरी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, वो देखना रिलेट ज़रूर करेंगे जो मैं आपको अभी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जर्नली होता है क्या है, मेरे पास स्टूडेंट जर्नली बताते हैं कि सर हमने ये प्लान किया था और सुबह से शाम कब बीत गई हमारा पता ही नहीं चला। एक स्टूडेंट आज की डेट में क्या करता है, सुबह उठता है, उसके बाद इधर उधर करता है, टास्क करता है, और उसके बाद बैठ गया पढ़ने, थोड़ी देर पढ़ाई करता है, फिर अपना थोड़ा ब्रेक लिया, मोबाइल लिया, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, फिर वापस आया ब्रेक के बाद। तो उसका जो टाइम है ना वो दो तीन तो ऐसे ही बच जाते हैं। फिर शाम की उसकी ट्यूशन होती होगी, ट्यूशन चला गया, ट्यूशन जाने आने में टाइम खराब, ट्यूशन में उसने अनप्लैंड चीज़ पढ़ी कि उसकी प्लानिंग का पार्ट नहीं था वो, ठीक है। तो वहाँ पे उसने जाके गए, उसने वो रिवाइज़ कर लिया, ठीक है, फिर वापस आया, अब क्या करूँ मैं, वो सब्जेक्ट उठा लिया। तो ऐसे ही चलता है उसका बुद्धि, पूरे दिन वो कन्फ्यूज्ड रहता है। देयर इज़ नो कि कोई प्लानिंग नहीं है। तो सर आपके पास कोई मंत्र है ऐसे, मतलब टाइम को कैसे मैनेज कर पाए या कुछ? इसका तो बहुत इजी सोल्यूशन है, ठीक है ना। हर चीज़ का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और स्टूडेंट के लिए इसका तो बहुत अच्छा है। एकदम मेथड है, उस मेथड का नाम है आईवी ली मेथड, द आईवी ली मेथड। बहुत अच्छा मेथड है। मैंने भी इस मेथड को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जब मुझे लगा कि यार मेरी प्रोडक्टिविटी में थोड़ी सी कमियाँ आ रही हैं, कुछ ऐसा है, तो कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे मैं अपने आप को बेटर कर सकूँ। तो मैंने द आईवी ली मेथड को यूज़ किया, और बहुत सिंपल सा मेथड है, इससे सिंपल कोई मेथड ही नहीं है। पर मैं गारंटी लेता हूँ बच्चा नहीं करेगा, नहीं करेगा। और मैं अभी आपको बताऊंगा ना तो आपको लगेगा सर इसमें क्या है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर नहीं करेगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि वो 30 दिन कर जाए, 31st डे उसकी आदत रहेगी, और इम्प्रूवमेंट वो मुझे चैट में लिख कर बता दे, हाँ सर मैंने इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया है। देखो होता क्या है इस मेथड में, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये 5 से 10 मिनट मांगती है आपके, ओके। ठीक है, बस 5 से 10 मिनट। जब आप सोने जा रहे हो तो बेसिकली आप 5-10 मिनट पहले अपने मोबाइल से डिटैच हो जाओ, अपने सोशल मीडिया किसी चीज़ से डिटैच हो जाओ, और एक पेन और पेपर लो या डायरी आपने बना रखी, उस पर डेट डालो आज की, कि आज की ये डेट है, और अपने 6 टास्क, 6 टास्क, 5 लिख लीजिए आप, चलिए 5 कर लीजिए आप, 5 टास्क उस पर लिख दीजिए। अब आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे आपको टास्क सजेस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए अगले दिन के लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा, पहला कि भाई मुझे मैथ्स पढ़नी है और मैथ्स का ये चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, इसके मैं 20 क्वेश्चन करूँगा, एक टास्क हो गया, ठीक है। फिर मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, दूसरा टास्क हो गया। फिर मैंने मतलब दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, फिर मैंने उसमें ये भी लिख दूंगा मैं आज जंक फूड नहीं खाऊंगा अगले दिन, स्टूडेंट के साथ ये जिसकी वजह से तबीयत ख़राब होती है, इस टॉपिक पे भी हम कभी बात करेंगे। फिर उसके बाद मैंने कितनी देर स्टडी करनी है, ठीक है, मैंने कितनी देर सोशल मीडिया की तरफ जाना है या नहीं। अगर मैं एक बार अपने आप को लिख दूंगा ना कि मैंने अगले दिन में 1 घंटे यूज़ करना है, आधे घंटे यूज़ करना है, 10 मिनट, आप ये देखिएगा जब आप ये लिखना स्टार्ट करोगे वो धीरे धीरे आपके फेवर में आता जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर हम तो 5 मिनट के लिए लेते हैं, 50 मिनट का हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सबके साथ है, उनके साथ ही सबके साथ ऐसा होता है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। जब आप सोकर उठते हो सुबह, आप उस पेज को लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि एक्चुअली इसमें वर्किंग कैसे होती है। जब हम पेज पर लिख देते हैं तो जो हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसका काम होता है रात को, बेसिकली उसका काम रात को, तो वो रात को अपना काम स्टार्ट करता है कि भाई मेरे मालिक ने मुझे एक काम, टास्क प्रोवाइड कर दिया, अब इस पर हमें वर्किंग करनी है। तो जब आप सुबह उठोगे, आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपको वो रिकॉल होगा, आपको एटलीस्ट याद रहेगा। सुबह का दिमाग एकदम फ्रेश है, उसको ये काम करना है, तो फिर वो उसी पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए, बिकॉज उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है तो करेंगे कहाँ से वो। सर आपने स्टूडेंट्स के लिए तो टाइमलाइन बता दी, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, उनको स्ट्रेटजीज़ बता दी, उनको ये भी बता दिया कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसके साथ साथ सर पेरेंट्स का क्या रोल है?
ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने विजय। एंड मैं मानता हूँ कि एक एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है उसमें अकेला बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे रहा होता, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देता, उसके साथ कई लोग एग्ज़ाम देते हैं। जैसे उनके टीचर्स का भी एक तरह से एग्ज़ाम होता है, उन्होंने पढ़ाया, मेहनत की है। उसके बाद एक सबसे बड़ा रोल आता है पेरेंट्स का, क्योंकि देखो एक बच्चा जो है ना वो अगर स्कूल में है तो 6-7 घंटे स्कूल में है, फिर उसके बाद घर पे है वो। अगर ट्यूशन में तो 1 घंटे ट्यूशन में रहा है, उसके बाद घर पे आया, तो अल्टीमेटली आप अपने पेरेंट्स के पास रहे। और ये जो 1 महीने के ऊपर जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, इस 1 महीने में वो मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है, घर में रहता है, घर में रह के पढ़ाई करता है। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल ना बहुत बढ़ जाता है। टीचर ने अपना रोल तो स्कूल एंड ऑल सब जगहों पे पूरा कर दिया, तो यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत बढ़ता है और पेरेंट्स को कुछ चीज़ें समझनी और करनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो बहुत सिंपल सी बात में एक लाइन में अगर मैं बात समझाना चाहूँ तो ये हो सकता है कि पेरेंट्स का बेसिकली काम रिजल्ट बनाना नहीं होता। पेरेंट्स का काम होता है इन्वायरमेंट बनाना, माहौल बनाना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर एक होना चाहिए सराउंडिंग में कि बच्चा बड़ा कंफर्टेबल और पीसफुल माइंड से पढ़ सके। उसके साथ एक ऐसा बिहेवियर रखना कि बच्चे को किसी तरीके से ये ना लगे कि यार मैंने ये नहीं किया तो पेरेंट्स को बुरा लगेगा एंड ऑल, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो पेरेंट्स को एक दो चीज़ें करनी चाहिए। हालांकि आज के पेरेंट्स की बात मैं अगर करूँ तो रियली अप्रिशिएबल है, बहुत अप्रिशिएबल है। देखो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स को ये मानना चाहिए कि अकेले बच्चे का एग्ज़ाम नहीं है, उनका भी एग्ज़ाम है। ठीक है, एक तरह से जो बच्चा एग्ज़ाम देना वो तो बेचारा कॉपी पेन से लिखेगा एंड ऑल, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो भी एक रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका भी एग्ज़ाम हुआ ना एक तरीके से, ठीक है, तो आपको भी बच्चों को उसी हिसाब से, उसी माहौल या जो उनको चाहिए होता है वो देना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं चाहिए आप। ठीक है, तो क्या बेस्ट कर सकते हो, मैं एक दो सजेशन पेरेंट्स को दूंगा, एक दो ही, ज़्यादा नहीं। बाकी तो वो अच्छा कर ही रहे अपनी जगह यार। किसी बच्चे को ज़रूरत है तो पर्सनल ट्यूशन लगवा दे रहे, कुछ भी जैसी ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बच्चे को टाइम दीजिए। ठीक है, टाइम देने का मतलब ये नहीं है बैठ गए और कंपैरिजन करने लग गए। बैठिए, उससे सिर्फ नॉर्मल बातें कीजिए कि बेटा जो दिन पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कर। ठीक है ना, और उसको काम डाउन कराइए, बहुत स्ट्रेस लेने की उसको ज़रूरत नहीं है। जब आप उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे ना तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, उससे बात कीजिए। मैं हमेशा मानता हूँ, देखता हूँ, जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, जो स्टडी करने का पैटर्न है वो आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। वो ये है कि लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं और फिर उसके बाद सुबह लेट उठ रहे हैं। तो इसमें ना अकेले बच्चे का रोल नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी है, कुछ पेरेंट्स के। तो यहाँ पे अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो ये बहुत ज़रूरी है। आप क्या करो, पेरेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप भी टाइम से सो और टाइम से सुबह उठो इस ड्यूरेशन में। अब बच्चे को सुबह उठना है तो आप बच्चे से ये मत कहिए कि हमें 5 बजे उठ के पढ़ना है, तुझे मैं पढ़ाऊँगा, तुझे ये कराऊँगा, तू मैं बैठूँगा तू पढ़ेगा, ये कुछ नहीं। उससे कि सुबह 5 बजे बैडमिंटन खेलना है, चल खेलते हैं। आपको खेलना पड़ेगा, आप जाइए आधे घंटे बैडमिंटन खेलो, कोई भी, उसके साथ वॉक करो, रनिंग आओ, जिम जा रहे हो जिम लेके जाओ एंड ऑल। आधा घंटा उसका आपने इन्वेस्ट कराना है। आधे घंटे के बाद वो उस मोड में आ जाएगा कि अब वो दिन के स्टार्टिंग अच्छी कर सके। उसने तो अपनी पहले से प्लानिंग कर ली थी, आईवी मेथड से उसने पहले प्लान, तो उसके लिए अब दिन स्टार्ट करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जो दिन 8-9 बजे के बाद स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट लाइफ में, वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल हो पाती। तो यहाँ एक पेरेंट्स का रोल आ गया। दूसरा, थोड़ा सा पेरेंट्स को बच्चों को जंक फूड्स के लिए अवॉइड करना चाहिए इस ड्यूरेशन में, कि भाई उनको मोटिवेट करो, आप घर का खाना खाओ, अच्छे से खाओ, थोड़ा सा मार्केट के फूड से, क्योंकि भाई गलती से भी किसी बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ भी हो गया तो आप समझो ना उसका कितना टाइम वेस्ट और उसका मतलब वेस्टेज कितनी हो जाएगी उसके लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन में। एक चीज़ ये होगी। तीसरा, लास्ट में ये है कि जब एटलीस्ट शाम को डिनर टाइम जो होता है, नहीं है तो कई बार टाइमिंग मैच नहीं होती किसी पेरेंट्स के साथ, बट आप आधा घंटा ज़रूर बैठो, टाइम स्पेंड करो। कि ये नहीं कि कितना सिलेबस हो गया,
उसको ये बोलिए कि जितना हुआ है उसको दोबारा से अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाइए। क्योंकि हर पेरेंट्स ने लाइफ में एग्ज़ाम्स दिए होते हैं न किसी फॉर्मेट, तो उनको पता होता है, तो वो हमसे बेटर उनको समझा सकते हैं कि उनके पास टाइम है। सर मेरे माइंड में एक सवाल आया है कि जी। एक जो स्कूल टॉपर होता है, क्लास टॉपर हो गया, स्कूल टॉपर हो गया, वो जब एग्ज़ाम में जाता है, बैठता है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे सोचता है? आ, इसका आंसर मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि जब मैंने अपने अपने उन स्टूडेंट से बात किया, तो जो मैंने उनसे रीड किया है एग्जैक्टली, तो आप समझ सकते हो कि एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आंसर ये दे पाऊँगा जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू कलेक्ट किया है। एक्चुअली जब ना पेपर होता है और एक टॉपर बच्चा कहने का मतलब, टॉपर तो डिसाइड देखो एग्ज़ाम्स के बाद होता है, पहले नहीं होता है। एक फुल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट बोल सकता हूँ मैं, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं टॉपर नहीं बोलूँगा, मैं आज अपने किसी बच्चे को टॉपर डिसाइड नहीं कर सकता जिसने 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, मैं उसे टॉपर नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता इज़ अ फुल प्रिपेयर्ड चाइल्ड, ये बहुत प्रिपेयर्ड चाइल्ड है। वो कैसा सोच रहा है इज़ इम्पॉर्टेंट, या उसके लिए मेरे पास क्या मैसेज है ऑन द बिहाफ ऑफ माई पास्ट स्टूडेंट जिनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। देखो होता क्या है, जब ना क्वेश्चन पेपर सामने आता है, ठीक है, तो दो तीन चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो पहली चीज़, यार कोई एक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा जिसकी वजह से मैं 100 नहीं ला पाऊँगा, या जो मैंने टारगेट किया 95 प्लस से ऊपर जो बच्चे ने टारगेट किया होता है, क्योंकि हर बच्चा मैक्सिमम टारगेट करके चलता है। ये फियर है, ये नहीं होना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो 15 मिनट होते हैं रीडिंग का, सीबीएसई का सबसे बेस्ट पार्ट यही है। अभी वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको दे देते हैं, 10-15 पे आपके पास पेपर आ जाएगा, 10:30 से लिखना स्टार्ट करोगे तो 15 मिनट आपके पास है रीडिंग करने के लिए। अब उस समय जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है, जिसने आगे टॉप करना है, ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसकी स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए कि वो पहले क्वेश्चन पेपर को आराम से रीड करे। अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन उसमें ऐसा डाल रखा है कि जो वो पहली बार में पढ़ रहा है और उससे नहीं हो रहा है। यहाँ उस वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को क्या करना है, नर्वस नहीं होना है। आपको पहली बार पढ़ा नहीं हुआ, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना, चल ठीक है नहीं हो रहा कोई बात नहीं यार, अगला पढ़ो, अगले को समझो, यूटिलाइज करो। जब आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एमसीक्यू को बाद में करो, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले करो। इसके पीछे एक लॉजिक है मेरे पास। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर को पहले करते हो, सब्जेक्टिव पार्ट को, तो आप समझो ना, आपको पूरे मैथ के अंदर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, तो आप पूरे मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखकर सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी पूरी रिवीजन हो गई। एमसीक्यू क्या मांगता है भैया, एमसीक्यू तो आपको वो भी पूरे सब्जेक्ट्स में, पूरे चैप्टर में से ही होते हैं। तो एमसीक्यू के लिए एक बार आप प्रिपेयर हो चुके हो, इसलिए मैं मना करता हूँ एमसीक्यू पहले मत किया करो, क्योंकि एक एमसीक्यू 1 मिनट का होता है तो वो 10 मिनट भी ले लेता है, क्योंकि आप सोच रहे होते हो, तो सोचने का प्रोसेस तो आपने वहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये कि बच्चे को पहले क्या करना है, सेक्शन बी से स्टार्ट करना चाहिए, और जिस क्वेश्चन में उसको जब पढ़ रहा था प्रॉब्लम आई थी एंड, अब आप ये देखिएगा जब वो उस क्वेश्चन पे जाएगा वो क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ना उसके दिमाग ने काम करना उस तरीके से स्टार्ट कर दिया। हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा ले, पर अगर स्टार्टिंग में उस बच्चे ने उस क्वेश्चन के पीछे अपना जो कॉन्फिडेंस है डाउन कर दिया, तो उसका पेपर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए 1-2 नंबर का मैंने वेरिएशन देखा बच्चों का, नहीं तो 100 लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है ईजिली आ जाते हैं। सर ये तो हो गया टॉपर के लिए कि टॉपर की स्ट्रेटजी आपने समझा दी कि उसको एग्ज़ाम हॉल में कैसे वर्क करना है। विजय, मैं आपको फिर से करेक्ट करता हूँ, मैंने बोला अभी जो स्ट्रेटजी मैंने बताई वो मैंने बताई वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए। टॉपर का डिसीजन आफ्टर द रिजल्ट होता है, तो कोई भी स्टूडेंट टॉपर बनता है पर उससे पहले वो वेल प्रिपेयर्ड होता है। ओके, तो सर ये जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है ये वेल प्रिपेयर्ड के लिए आपने बता दी, लेकिन जो एवरेज है या बिलो एवरेज है, मिड में है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल सही विजय, हमारे पास कैटेगराइज स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, जिन्होंने मिड से तैयारी की है और जिन्होंने बहुत लो लेवल से तैयारी की है। तो हर एक
एग्ज़ाम ड्यूरेशन में जब होता है तो हर एक का माइंड सेट अलग होता है। तो अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट के पॉइंट से बोलता हूँ, एक एवरेज प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जिसने एवरेज प्रिपेयर किया है एवरेज्ड फॉर्मेट में या लास्ट स्टेज पे आकर प्रिपेयर किया, उनके लिए मैं ये बोलता हूँ उनका जो माइंड सेट हो ना, वहाँ पर ना थोड़ा सा उनको ना अपने माइंड सेट को बहुत काम डाउन रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो जो गलती कर चुके उसे वहाँ पे तो रिकवर करोगे नहीं। आप बस इतना कर सकते हो, जब आप पेपर को देखो, क्वेश्चन पेपर को देखो, ठीक है, थोड़ा सा उन क्वेश्चंस की तरफ फोकस करना जिस पे आपने जिस टॉपिक पे ज़्यादा प्रिपरेशन की है। जैसे आप देखिए तो ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहा, ओ भाई ये तो आ गया, यही पढ़ के आया था। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अरे यार ये तो आ गया, यही पढ़ के आया था, ये तो मज़ा आ गया। और जो नहीं दिखा तो इसलिए, तो यहाँ ना एक्चुअली दिमाग का एक सीधा सा रूल हो गया, आप एक फॉर्मेट में चले गए, फिर वहाँ से अरे देखते दूसरे फॉर्मेट में आ जाओगे, तो ऐसा नहीं करना। आ गया आप उसे करिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एट लीस्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आंसर आपको या जो भी प्रेजेंटेशन आपके पास है वो लिखिए। आपको फॉर्मूला उसमें, मान लीजिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा था भाई, उसमें सिलेंडर लिखा था, तो एटलीस्ट सिलेंडर का फॉर्मूला तो लिख के आइए, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म में जो रिवाइज किया था उसमें कुछ तो पढ़ा था ना। तो ये स्ट्रेटेजी उसके लिए होनी चाहिए जिन्होंने एवरेज प्रिपरेशन की है बोर्ड के लिए। मार्क्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दोगे। मार्क्स, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपने एवरेज प्रिपरेशन की है, ये आपका फॉल्ट था, बट प्रेजेंटेशन तो आपके हाथ में है ना, आप प्रेजेंटेशन वहाँ अच्छा करके आइए। टीचर जो चेक कर रहा है वो इम्प्रेस होना चाहिए। हो सकता है आपके साथ कुछ और अच्छा हो जाए। सर बहुत बार ये होता है, जैसे आपने स्ट्रेटजीज़ बताई, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, और ये होता था कि जैसे एग्ज़ाम पेपर इतना टफ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में हम लोग बैठते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे करेंगे, पास हो भी पाएंगे कि नहीं, लिख भी पाएंगे कि नहीं। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल वो होता है सर? देखो विजय, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता है। पेपर हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है कि हर कोई बच्चा अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। आपने, ये होता है कि आपने कितना पढ़ा और एक होता है आपने क्या पढ़ा, इनमें अंतर है। कितना भी पढ़ गए और एक होता है आपने क्या, यानी कि क्वालिटी पे आपने काम किया कि क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है या सामने आता है, ठीक है, तो जो हमारा माइंड सेट होता है जिसे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे, ये पापा, कि बेटा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना ना इजी है अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ, मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्प्रूव करो। जब आपके पास क्वेश्चन है तो उसको आप क्वेश्चन को उस तरीके से लो कि वो आप पे हावी ना हो, आप उस पे हावी हो। आप 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, ठीक है, आपको लैंग्वेज समझ आने लग जाएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या आती है, मैथ के क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, किए हुए क्वेश्चंस में एक इज़म आर की जगह आप थोड़ी सी चेंजेस कर दोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, तो लैंग्वेज समझो तो सही, क्वेश्चन तो वही था। ये होता है। तो पेपर को डिफ़िकल्ट हम खुद ही बना रहे हैं, क्योंकि हम अपना क्या करते हैं, हम वहाँ पे जाके पेशेंस खो देते हैं। हमें लगता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया एंड ऑल। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आएगा, 100% आएगा। सर जैसा कि आपको पता है कि मैं बिलो एवरेज था मैथ्स में ना, तो मैं एज ए स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को लग रहा हो कि वो पेपर में पास ही नहीं हो पाएगा, या जिसके 50% आते हो उसको 20% बूस्ट करने के लिए, या जिसको 70 आते हो उसको 90% तक बूस्ट करने के लिए, ऐसी क्या है स्ट्रैटेजी, ऐसे उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखो विजय, इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं दूंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये काम भी करता है, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सपीरियंस भी मैंने किया हुआ है और इस पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है और बहुत सारे लोगों ने इस पे स्टडी भी किया हुआ है। तो वो ये है कि ना, कभी भी नेगेटिव थॉट मत रखो, कभी भी मत रखो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर था, तो मेरी एक कुलीग थी, तो ना वो क्लास में कई बार ऐसे बोलती थी
सर नालायक है ये, मतलब पता नहीं कैसे पास होंगे एंड कैसे नंबर आएंगे, है ना। एक बार गलती से उन्होंने बोल दिया कि फेल हो जाएंगे सारे। मैंने कहा मैम नंबर कम आ जाएंगे, चल जाएगा, ठीक है। आप अपने पास से कभी भी ये वर्ड अब निकालो ही मत। मैं सभी सभी को बोलता हूँ ये चीज़ कि ये फेल हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, कभी मत बोलो। नेगेटिव तो लाना ही नहीं है। सो आप या हर स्टूडेंट जिसको लगता है कि मैं अभी अच्छी सिचुएशन में नहीं हूँ एग्ज़ाम बोर्ड प्रिपरेशन के, पर फिर भी वो अपने आप से बोले कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मेरे पास टाइम है 15, अगर आपके पास 15 दिन है तो 15 दिन की स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करो। आप थोड़ा सा एक बात को समझो, एक बच्चे ने पूरे साल 1-1 घंटे करके पढ़ाई की, ठीक है। लास्ट के 15 दिन में वो थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ेगा। आप उन लास्ट के 15 दिन में मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, पर आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पहले ये पॉजिटिव हो जाओ कि मैं कर लूँगा। अगर आपने ये बात अपने आप से बार बार लिख ली कि मैं कर लूँगा, आप जो मैंने आपको बताया था एक मेथड की, भैया आप रात को लिखो, तो उस मेथड में आप एक लाइन लिख लो कि मैं ही कर सकता हूँ, ये सारे काम मैं ही कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। जब स्टूडेंट ये बोलना स्टार्ट कर देता है ना कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ द मैनिफेस्टिंग हो जाती है उसके लिए। उसके सराउंड में एक वाइब क्रिएट हो जाती है, और वो अगर ये बोलता है तो वो उस वाइब के साथ चलता है, और जो वो ये बोल रहा है या जो इस कॉन्फिडेंस को पैदा कर रहा है तो ये वर्किंग करती है। अपने आप मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे के अंदर। बट अगर आप लो एनर्जी हो, नेगेटिव हो, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि जब भी आप इस सिचुएशन में हो तो आप ये कहो कि नहीं मैं कर लूँगा, ठीक है। मैं आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। ये लाइन मैंने बहुत साल पहले ही सीख ली थी, और मैं हमेशा हमेशा ये लाइन बोलता हूँ, अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ जो कभी भी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन में होता है। और उम्मीद करता हूँ जब मेरा पॉडकास्ट कोई मेरा पुराना स्टूडेंट देख रहा होगा तो मेरे बोलने से पहले वो समझ गया होगा राकेश सर कौन सी लाइन बोलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा याद करा देता हूँ ये लाइनें। एक्चुअली ये इस लाइन में इतनी एनर्जी है ना कि जब मैं लो एनर्जी फील करता हूँ, इवन मी ऑल्सो, कि जब मैं लो एनर्जी फील करता हूँ ना तो मैं इस लाइन से बूस्ट होता हूँ। ये लाइन मेरे को एनर्जी देती है। लाइन बड़ी प्यारी सी है, हिंदी की कुछ लाइनें हैं कि जब भी आपको लगता है कि यार मैं क्या करूँ, अब क्या होगा, ऐसे होना, तो उसमें एक बात याद रखना कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों मानूँ हार, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन लाइन है सर। मतलब इससे बढ़िया मुझे मोटिवेशन किसी से मिलता ही नहीं है भाई। ना अभी बोर्ड का पेपर हुआ, अभी दिन बच्चे हैं 15, है ना, जान लगा दो, क्यों, क्या दिक्कत है, हार नहीं माननी है। सर एग्ज़ाम के एक दिन पहले स्टूडेंट क्या ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें करनी नहीं चाहिए, आपकी क्या सलाह है? देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, सिचुएशन बना रहा हूँ, आप पढ़ने बैठे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके किसी दोस्त का फ़ोन आ गया या किसी का फ़ोन आ गया, भाई ये वाला टॉपिक किया है। अब वहाँ पर वो टॉपिक अगर आपने नहीं किया हुआ है तो वो टॉपिक लेकर मत बैठना, अब मैं ये टॉपिक पढ़ लूँ, उसने पूछा है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। यानी कि कोई भी नया टॉपिक आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट में आके स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा तैयार किया उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, ठीक है। दूसरा, किसी भी फ्रेंड को कॉल करके ये नहीं पूछना भाई तेरा कितना हो गया, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी है, क्योंकि सामने वाला आपको क्या रिप्लाई देता है, उससे आप पे क्या इम्पैक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप कंपैरिजन करने लग जाओगे, आप एक डिप्रेशन में जाने लग जाओगे, यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, तो दैट्स इट, ये मत करो। बल्कि मैं जब कह रहा हूँ ना नहीं करना, स्टूडेंट मोस्टली करते हैं ये नहीं करना चाहिए। और ना ही आप किसी को अपना बताओ कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सामने वालों को भी यार क्यों नर्वस करने वाली बात हो गई, ठीक है। अपने दिमाग को शांत रखो, एंड लास्ट मोमेंट में मैक्सिमम रिवीजन करो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। ये मैंने पढ़ लिया, 3-4 घंटे पढ़ लिए, याद थोड़ा सा माइंड सेट होना चाहिए, माइंड सेट करना, वॉक पे चले जाओ, सबसे बेस्ट होता है स्टूडेंट के लिए वॉक। या आपको कोई गेम पसंद है, आप गेम खेलो, पर वो डिजिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो डिजिटल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
एक चीज़ और मैं बोलूँगा, ये हालांकि एक दिन पहले की बात नहीं है, ये मैं नॉर्मली बताता हूँ। जब भी आप पढ़ रहे हो ना, जब भी आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते समय पानी पियो, ज़्यादा नहीं, 2-3 सिप पी लो, अपने साथ पानी की बोतल रखो, आप 2-3 सिप पीते रहो, उससे ब्रेन अच्छा काम करता है। छोटी सी चॉकलेट रखो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाने की जो नहीं, हल्की से रखो, आप खा लो कुछ ऐसा हल्का सा, तो जो फंक्शनिंग होती है ना बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी लास्ट डे में अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत मुश्किल है, पेपर देने यानी नेक्स्ट डे है, आपकी स्लीपिंग जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। बच्चा 3 घंटा 2 घंटा सो के जा रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, मैंने दोनों के रिजल्ट देखे हैं। जो बच्चा कम सो के जाता है ना, या जिसने स्लीपिंग आवर्स अपने पूरे नहीं किए होते हैं, तो वो ना इम्पैक्ट देता है। ये बात आप लोग मानोगे नहीं, बट देता है। सर आपने अपना कीमती टाइम निकालकर स्टूडेंट के लिए गाइडेंस कि उसको 15 दिन पहले क्या करना है, उसको 10 दिन पहले क्या करना है, एक दिन पहले क्या करना है, इवन जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठा होगा, क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में होगा, तो उसको नर्वस नहीं होना, काम होके काम करना है, पहले क्या करना है, सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, आपने सारी चीज़ें बताई। पेरेंट्स के लिए गाइडेंस दी कि उन्हें अब अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है। अब इसमें सर एग्ज़ाम फियर जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो सर एग्ज़ाम फियर्स के एक बार दोबारा से आप पॉइंटर्स बता दीजिए कि एग्ज़ाम फियर में बच्चों को क्या पॉइंट याद रखने हैं, प्लस में उनको मोटिवेट कैसे होना है, ये आप एक बार बता दीजिए। विजय, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपने एक बात बोली कि मैंने अपना कीमती समय, देखो बीइंग ए टीचर, एक टीचर के लिए जब स्टूडेंट की बात आ जाती है ना, तो उसका समय कीमती नहीं रहता, उसकी प्रायोरिटी पहले स्टूडेंट होती है। जब आपने मुझसे बोला कि सर इस टॉपिक पे स्टूडेंट को करना है, तो मैं कैसे भी टाइम निकालूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है, बट मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकालना मेरी प्रायोरिटी पहले बनती है, बीइंग अ टीचर। और आज हमने इतनी चीज़ों पे डिस्कशन किया, तो एग्ज़ाम फियर के लिए अगर मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में बात करूं, तो कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट को याद रखने की कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, इससे आपका एग्ज़ाम फियर कम हो जाएगा। पहली चीज़ तो यही था कि आप उस ड्यूरेशन में, जो आपके पास ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में कुछ भी नया ना पढ़ें। दूसरा, कंपैरिजन ना करें, अपने स्लीपिंग आवर्स को इम्प्रूव करें। ठीक है ना। अपने अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखिए हमेशा कि मैं कर सकता हूँ एंड ऑल सारी चीज़ें। एग्ज़ाम फियर को आपको कम करने के लिए अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रहिए। ठीक है। अवॉइड कीजिए आप जंक फूड्स वगैरह से, वो भी माइंड सेट को ख़राब करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। अपने आप को मैनेज कीजिए, आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही मैनेज कर सकते हो, कोई मैनेज करने नहीं आएगा। ठीक है। कि कोई आए छड़ी डंडा लेकर, आप इंसान हो, आप समझ रहे हो, मैं दूसरा नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आप इंसान हो, आप खुद से ट्रेंड हो सकते हो, आपको ट्रेंड करने के लिए कोई छड़ी लेकर नहीं खड़ा होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिससे आपका एग्ज़ाम फिर अपने आप कम हो जाएगा, अगर आपने कुछ चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई कर ली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वो था आईवी ली मेथड, उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है। वो आप अप्लाई कीजिए, मैंने किया है, रिजल्ट देखा है, दैट्स वाई मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहूँगा, तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। अपने अंदर ये बिलीव पैदा करो कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, और फिर आप देखना कि आप ही कर सकते हो, कोई और कर ही नहीं सकता। आपको जिस चीज़ की सपोर्ट चाहिए, आप उस सपोर्ट के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से हेल्प मांगिए, आप वो पूरी हेल्प करेंगे। जहाँ तक मैं अपने टीम को जानता हूँ, जहाँ तक कि आज के टीचर्स को जानता हूँ, दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है। सर थैंक यू सो मच, जो आप आए, स्टूडेंट के लिए आपने अपना टाइम निकाला और एग्ज़ाम फियर के बारे में डिस्कशन करा, सजेशंस दिए, उनको गाइडेंस दी कि कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए गाइडेंस दी कि उनको क्या सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, टाइम मैनेजमेंट बताया, आईवी ली मेथड के बारे में बताया, जो कि मैं भी आज से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपको आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए विजय, कि तुमने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं समझा सकूं। ठीक है। उन्हें मोटिवेट कर सकूं और गाइड कर सकूं। तो बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये एग्ज़ाम है।
ठीक है ना, आपसे बड़ा नहीं है, आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, योर कमिंग एग्ज़ाम, जो भी आपके एग्ज़ाम सामने हैं। फिर भी आपको कहीं लगता है कि कुछ भी चीज़ें आपको डीमोटिवेट कर रही है, आप कुछ भी एग्ज़ाम फियर हो रहा है, तो आपके पास पूरा हक है अपने कमेंट्स में अपनी बातों को लिखने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अगर कोई सवाल है जो अभी भी आपको परेशान करते हैं तो आप मुझ तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।